हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास का अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों का अध्ययन हम करेंगे। और यह टॉपिक यूपी टेट, बीएड की परीक्षा, बीटीसी, डीएलएड, सीटेट, ऐसे ही टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आदि में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोट्स्की के सिद्धांतों का अध्ययन करने वाले हैं हम। तो इसमें मानव विकास की वृद्धि और विकास के कई आयाम होते हैं। इसमें हम जानते हैं कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास और मनोगत्यात्मक विकास, इस प्रकार के विकास शामिल होते हैं। जिसमें शारीरिक में हम कह सकते हैं लंबाई बढ़ना और अंगों का विकसित हो जाना। मानसिक विकास में कह सकते हैं कि कल्पना करना, स्मरण शक्ति, विचार शक्ति, निरीक्षण क्षमता, निर्णयन क्षमता, समस्या समाधान, इस प्रकार की बातें होती हैं। भाषा में शब्दों को सीखना बच्चे सीख जाते हैं। और सामाजिक विकास में रिश्ते नाते पहचानते हैं। भय, क्रोध, घृणा, स्नेह, इस प्रकार के सामयिक विकास होते हैं। और मोटर डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं कि बच्चा चलना है, बैठना, दौड़ना, इस प्रकार की क्रियाएं सीख जाता है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि मानव विकास की वृद्धि और विकास के कई आयाम होते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालकों में विशेष प्रकार के गुण और विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ये भी एक ऐसे बच्चा तर्क करना सीख जाता है, बच्चा चीज़ों में विभेद करना सीख जाता है, बच्चों में लंबाई बढ़ती है, इस प्रकार की उनकी रुचियाँ बदल सकती हैं, ऐसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो इन विकास की अवस्थाओं से संबंधित जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग और वाइगोट्स्की नामक वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिए उनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे ने विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने बालकों में बुद्धि का विकास किस तरह से होता है यह जानने के लिए अपने ही स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। उनके बच्चे जैसे जैसे बड़े हुए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का उन्होंने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा होता है, यह उन्होंने एक कंक्लूजन दिया। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताएं, जैसे चूसना है, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना, इस प्रकार की क्रियाओं को जन्म से ही वो पैदा होकर के सीखना शुरू कर देता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है। तो जीन पियाजे ने बालकों में बुद्धि के इस प्रकार के क्रमिक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। आइए देखते हैं ये 4 अवस्थाएं और उनकी विशेषताएं। जैसे सबसे पहले है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। जन्म से ये 2 वर्ष तक होती है, इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चा जो है जैसे भूख लगने की स्थिति को रो करके व्यक्त करता है, तो ये इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं में शामिल है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है, इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें अंतर करने की बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। इसी प्रकार उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ होता जाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी है, 7 से 11 वर्ष की ये अवस्था है, इसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने, वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित उसमें हो जाती है और उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध और तर्कसंगत होना प्रारंभ हो जाता है। यानी बच्चा ये सीख जाता है कि क्या चीज़ उसकी है और क्या उसकी नहीं है, और वो समझने सोचने की क्षमता को विकसित करना आरंभ करता है। इसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 वर्ष से आगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसको कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा भाषा संबंधी योग्यता और संप्रेषणशीलता यानी कम्युनिकेशन स्किल को समझने लगता है, अच्छी तरह से सीख जाता है और उसमें अच्छी तरह सोचने और उसमें
प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग की क्षमता का भी विकास हो जाता है। तो ये हैं जीन पियाजे। और अब आते हैं लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत। तो लॉरेंस कोलबर्ग कौन थे ये जान लेते हैं पहले। तो लॉरेंस कोलबर्ग जो है 1927 में पैदा हुए थे और ये एक नोबल फैमिली यानी कि बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे और एक फ्रेट कंपनी में इन्होंने इंजीनियर की तरह काम किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से ग्रेजुएट थे। 1958 में उन्होंने डॉक्टरेट की और ये 1987 में आत्महत्या के सस्पेक्ट की तरह से इनको मृतक माना जाता है, या मतलब ये दुनिया को छोड़कर चले गए। तो इन्होंने मनुष्य में नैतिक गुणों के ग्रहण करने की प्रक्रिया को नैतिक विकास कहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक, बल्कि वह एक अच्छा और बुरा आचरण समाज से ही सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात समाज की भूमिका अधिक मानी जाती है, ऐसा लॉरेंस कोलबर्ग का मानना था। लॉरेंस कोलबर्ग ने जो अपने सामाजिक सिद्धांत दिए वो 3 स्तरों पर बताए हैं। जैसे पूर्व नैतिक स्तर ये 4 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवस्था का माना जाता है, और परंपरागत नैतिक स्तर ये 10 वर्ष से 13 वर्ष तक की अवस्था है, और अंतिम है उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर, ये 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलता रहता है। तो उन्होंने जो 3 स्तर बताए हैं वो सभी दो अपने अपने उनके दो प्रकार हैं। जैसे पूर्व नैतिक स्तर है तो उसमें दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, और दूसरा है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। तो पूर्व नैतिक स्तर की बात करें तो बालक इसमें 4 से 10 साल तक का होता है, या उम्र की बात कर रहे थे। किसी विषय वस्तु के बारे में सही या गलत का निर्णय खुद न लेकर और दूसरे के बनाए गए मानक के आधार पर वह निर्णय करता है। तो इसमें क्या है, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता का मतलब यह है कि बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। यानी कि बालकों में नैतिकता का ज्ञान इस अवस्था में होता है कि बालक स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है, और बालक यानी कि बालक यदि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपना रहा है तो इसका कारण यह है कि वह दंड से स्वयं को बचाना चाहता है। अगला है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल की अभिमुखता। तो इसमें क्या, इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता है, वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है। वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का पालन करता है। जैसे यदि हम बच्चे को कहते हैं कि यदि वह यह कार्य करेगा तो उसे हम चॉकलेट देंगे, तो इसमें क्या है कि वो एक तरीके से पुरस्कार पाने वाली स्थिति में होता है। तो ये है यहाँ के इसमें लॉरेंस कोलबर्ग के पूर्व नैतिक स्तर की स्थिति। इसके बाद दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर। तो परंपरागत नैतिक स्तर का मतलब यह है कि इसमें दो भाग किए हैं, जिसमें एक तो है अधिकार संरक्षण अभिमुखता और दूसरा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। तो परंपरागत नैतिक स्तर का मतलब है कि 10 से 13 साल की उम्र तक का माना गया है। इस अवस्था में बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक व्यवहारों को अपने व्यवहार में समाहित करता है तथा उस मानक के सही एवं गलत पक्ष का भी चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है तथा उस पर अपनी सहमति बनाता है। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है। तो इसमें अधिकार संरक्षण अभिमुखता का अर्थ समझते हैं। इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह हो जाते हैं। दूसरा है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। इस अवस्था में बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा वे दूसरे से भी सम्मान पाने के इच्छुक रहते हैं। अगला है उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर। इसके 2 भाग हैं, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर का यहाँ पर कि इस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण संपूर्ण रूप से आंतरिक नियंत्रण में होता है। यह नैतिकता का उच्च स्तर होता है। जैसे जैसे बालक परिपक्व होता है वैसे वैसे उसके नैतिकता का स्तर बढ़ता चला जाता है।
तो यहाँ पर सामाजिक अनुबंध अभिमुखता की बात करें तो इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है तथा वे यह भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। यानी कि कोई नियम पहले से स्थापित हैं जो भी, उनमें वो सुधार की गुंजाइश देखते हैं कि ये चीज़ इस तरह से हो या ये नियम इसमें बदलाव होना चाहिए, ऐसा भी सोचते हैं। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यानी इस अवस्था में यूनिवर्सल जस्टिस, फेयरनेस और एथिक्स की बात करते हैं। इसमें बालक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को समझना शुरू कर देता है। तो ये हैं लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की अन्य अवस्थाएं भी बताई हैं, जिसमें एक है स्वकेंद्रित अवस्था। इस अवस्था का कार्यकाल तीसरे वर्ष से शुरू होकर वर्ष छठे वर्ष तक रहता है या 6 वर्ष तक रहता है। इस अवस्था के बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी वैयक्तिक आवश्यकता या निजी आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहते हैं। बालक के लिए नैतिक वही है या वही नैतिक है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा हुआ हो। दूसरा है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। इसमें 7 वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ काल तक यह अवस्था होती है। इस अवस्था का बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता हुआ देखा जाता है, अतः उसमें समाज के बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने संबंधी नैतिकता का विकास होता हुआ देखा जा सकता है। इस अवस्था में उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है और वह यह समझने लगता है कि उसके किस प्रकार के आचरण से या व्यवहार से दूसरों को ठेस पहुंच रही है या दुख पहुंच रहा है। आगे है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई होती है। इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है, यानी हर प्रकार का विकास होता है और उसने आत्मचेतना की शुरुआत उसमें हो जाती है। यह मेरा आचरण है, मैं ऐसे व्यवहार करता हूं, इसकी उसे अनुभूति होने लगती है तथा अपने आचरण, व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी गुणों की स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। यानी वो जान जाता है कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। पूर्णता की चाह में उसे स्वयं असंतुष्ट रहने का मार्ग बनता है और यही असंतुष्टि उसे समाज, सदा परिवेश में जो कुछ गलत हो रहा है, समाज या उसके आसपास के परिवेश में कुछ गलत हो रहा है, उसे बदल डालने और परंपराओं के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित करती है। आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था अगला है। नैतिक व चारित्रिक विकास की यह चरम अवस्था है और इस परिपक्वता को ग्रहण करने के बाद ही यहां पर बच्चे में इस अवस्था का विकास संभव है। जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात बालक विशेष में की जाती है, उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं का प्रवाह मात्र ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता हुआ अच्छी तरह सोच समझकर इसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तित्व गुणों में धारण करता हुआ पाया जाता है। अब आते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर। सामाजिक निर्माणवाद का सिद्धांत, इसके जनक रूसी मनोवैज्ञानिक लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की हैं। उनके अनुसार विकास वातावरण में शुरू होता है और इसमें इंसान बाहर होने वाले अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। इसमें बालक अपने व्यवहार को कंट्रोल करने और डायरेक्ट करने के लिए स्वयं से बातचीत करता है। तो यहाँ पर ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत हम देख रहे हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अधिगम व विकास सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण की मध्यस्थता के साथ चलते हैं। अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव होता है। अधिगम और विकास अंतर संबंधित प्रक्रियाएं हैं जो छात्र के या बच्चे के जीवन के पहले दिन से प्रारंभ हो जाती हैं। विभिन्न बालक के
विभिन्न बालकों के अलग अलग विकास स्तर पर अधिगम की व्यवस्था समरूप तो हो सकती है, किंतु एक रूप नहीं, क्योंकि सभी बच्चों का सामाजिक अनुभव अलग होता है। उनके अनुसार अधिगम विकास को प्रेरित करता है। सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाती है, जो एक संस्कृति से दूसरे में भिन्न हो सकती है। ये वाइगोत्स्की ने अपने कंक्लूजन में बताया, और इन्होंने दो अलग से अलग थ्योरी दी। अंतरीकरण का सिद्धांत या व्यक्तिगत भाषा, इंटरनलाइजेशन थ्योरी एंड इंडिविजुअल लैंग्वेज, यानी भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बोला कैसे जाता है, यह अंतरीकरण का एक अच्छा उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर छोटे बच्चे क्लास में अपने टीचर की तरह कुर्सी पर बैठकर अन्य बच्चों को चुपचाप बैठकर पढ़ने और आपस में बात न करने के निर्देश देने का अभिनय करते हैं और इसी तरह बिहेव करना सीखते हैं। यानी कि बाहरी वातावरण से अंदर की ओर की दिशा में होने वाले विकास को वाइगोत्स्की ने अंतरीकरण नाम दिया है। आगे है निकटतम विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और ZPD। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटतम विकास का क्षेत्र क्या है? वाइगोत्स्की ने शिक्षक के रूप में अनुभव के दौरान यह जाना कि बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं यदि उन्हें थोड़ा सा निर्देश मिल जाए। इस स्तर को वाइगोत्स्की ने संभावित विकास माना है। और बालक के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर को वाइगोत्स्की ने निकटतम विकास का क्षेत्र या ZPD कहा है। तो यहाँ ये देख सकते हैं वास्तविक विकास अंतर स्तर और संभावित विकास स्तर के अंतर को इन्होंने ZPD ये कहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके फोल्डिंग। ये टर्म यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है। रूसी मनोवैज्ञानिक लिव सिमोनोविच वाइगोत्स्की ने इसके फोल्डिंग का विचार दिया। शिक्षा के क्षेत्र में इस विचार का सफलतापूर्वक इस्तेमाल भाषा शिक्षण के लिए भारत में किया जा रहा है। छोटे बच्चों को इस तकनीक से बुनियादी बातों को सीखने में काफ़ी मदद मिलती है। इसमें बच्चों को दिए जाने वाले निर्देश की मात्रा तथा स्वरूप उनके विकास के स्तर के अनुरूप होता है। यानी किस बच्चे को क्या निर्देश दिया जाए और किस बच्चे को क्या समझाया जाए, ये महत्वपूर्ण है। बच्चों को दिया जाने वाला समर्थन या सहयोग तब वापस ले लिया जाता है जब बच्चा स्वतंत्र रूप से किसी काम को करने लग जाता है। इस प्रक्रिया में बड़े या शिक्षक की तरफ से उस समय समर्थन वापस लिया जाता है जब बच्चा उच्च क्षमता व आत्मविश्वास के साथ कोई काम करना सीख जाता है। मतलब ये है कि अगर हम किसी बच्चे को कोई काम दे रहे हैं, या यूँ कहें किसी बच्चे को 5 का पहाड़ा याद करने को कहें, तो 5 का पहाड़ा ऐसे एकदम से तो बच्चे को नहीं आएगा, लेकिन पहले हम उसे सिखाएंगे, यानी कि हम उसका समर्थन कर रहे हैं, और बाद में हम उसे खुद बताना बंद करेंगे, बल्कि बच्चे को कहेंगे तुम खुद लिख कर या याद करके सीखो इसको। तो ये प्रक्रिया इसके फोल्डिंग की मानी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे 3 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।